चलो तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक कंप्लीट किया था अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है। आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, हिंट डालें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है। जैसे आपके पास मेन तो दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दो अलग अलग यूनिट्स के बीच में होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurring between two molecules of same type or different type। तो जो दोनों मॉलिक्यूल्स है वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर का ही केस देख लो तो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। या फिर वाटर का एक मॉलिक्यूल और NH3 के एक मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो भी आपकी कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, वहीं अगर आप देखें सेकेंड टाइप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करो तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगी, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच अकर्स विद इन अ मॉलिक्यूल। तो जो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाए उसे हम लोग कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे बात बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, एक तो यहाँ OH ग्रुप होता है और साथ में ऐसा कर दो यहाँ OH ग्रुप होता है और ये N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ देखें ये O और H, ये या तो ये चार्ज जनरेट करेगा और इसके पास जो लोन पेयर है उसके थ्रू यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखें दोनों ही तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज देती हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे हम बात करें सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर दो कॉलम बना के डिस्कस कर लेते हैं, या चलो यहीं पे अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। बताओ अगर सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस देख रहे हो आप। पहला सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो आप मुझे बताओ अगर हम सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं तो इंटर वाले केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या इंट्रा वाले में। भाई किसी को अगर पानी में डिसॉल्व होना है तो उसको पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो इंटर शो कर रहा है। अगर कोई इंट्रा शो कर रहा है, ये मॉलिक्यूल है, इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये तो विद इन द मॉलिक्यूल पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा है। तो अगर आपके पास इफ अ मॉलिक्यूल और इफ अ स्पीसी फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with water, its solubility is exceptionally high in water। पहली चीज। दूसरा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, ऐसा करते हैं यहाँ पर हम कॉलम में बात कर लेते हैं, लेते हैं इंटर के एप्लीकेशंस को, किन किन चीज़ों में डिफर करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, और यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, इंट्रामॉलिक्यूलर के बारे में। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी बताओ, ये इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इन वाटर इंक्रीज होती है। बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म
नहीं करेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर हम बात करते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, आप देखो, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, जैसे मान लो एक आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, एक आपके पास पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंट्रा। तो अगर मैं इसी का दूसरा मॉलिक्यूल बनाऊं तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होगा दिखने में? एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये लिक्विड था, लिक्विड को आपको उसमें कन्वर्ट करना है वेपर में। तो जितनी आसानी से इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होंगे उतनी आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक तो है ये, दूसरा है आपके पास और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? इंटर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होगी? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बताओ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कहां ज्यादा होगा? विद इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहां दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे? वैन डर वाल फोर्सेस। जबकि यहां पर दोनों बीच में क्या काम कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ इंटर मॉलिक्यूलर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जबकि इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज हम बात करते हैं, डेंसिटी ले लो, या फिर रादर आप इसको बोलो विस्कोसिटी। बताओ विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है? मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की वजह से। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वो लिक्विड क्या होगा? उतने धीरे फ्लो करेगा, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। तो बताओ विस्कोसिटी किसकी वजह से बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा। तो इसकी वजह से विस्कोसिटी क्या होती है, जबकि इसकी वजह से विस्कोसिटी क्या होती है? बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर कर सकते हो, सॉलिबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? इनकी विस्कोसिटी को भी कंपेयर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा हम इनकी इंटर और इंट्रा से कंपेयर करके हम एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है जो मैं आपको दूं। आपने मैलेइक एसिड का नाम सुना है? तो दो एसिड्स होते हैं, एक होता है मैलेइक एसिड और दूसरा आपके पास क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके पास एसिड होते हैं। फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? देखो मैलेइक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड CH COOH एंड COOH, ये इसकी सिस फॉर्म होती है, ठीक है। और फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होती है। तो C, इधर मैं आता हूँ, उसको थोड़ा दूर ले लें, यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी C डबल बॉन्ड OH, ये H और ये H, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये 2H दे सकता है। तो 2H ही दो स्टेप में देगा, एक होता है K1 और एक क्या होता है इसका? K2। तो अगर हम K1 की बात करें तो K1 में क्या करेगा? ये एक H लूज करेगा, तो इसका एक H हटाते हैं यहाँ से। तो बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? CH C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब आप देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो कंपाउंड बनेगा ये कैसा होगा? स्टेबल। तो ये बना आपका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो आपने ऑर्गेनिक में सीखा है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से आप एसिड कैरेक्टर की बात करते हो। अच्छा, यहां से अगर मैं H हटाऊं तो बताओ क्या यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो ये मान लो O माइनस है। अब क्या ग्रुप ही अपोजिट साइड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। तो बताओ ये रिलेटिवली क्या है? कम स्टेबल, ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल। तो अगर मैं दोनों का K1 कंपेयर करूं तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं कि भाई K1 ऑफ मैलेइक एसिड जो होता है वो K1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड से क्या होगा? ज़्यादा। बोले बात समझ में आती है? फिर हम कंपेयर करते हैं Ka2 को। किसको कंपेयर कर रहे हैं? चलो Ka2 कंपेयर करते हो। Ka2 के केस में क्या होगा? यहाँ से अगला हाइड्रोजन हटाना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा? Ka2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप अगला H हटाओगे तो पहली बात तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, मेहनत आपको क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा।
और उसको हटाने के बाद C डबल बॉन्ड C H, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे H आ गया। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्लोज आ गए, रिपल्शन भी होगा, रिलेटिवली क्या होगा, कम स्टेबल होगा। यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? नहीं ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है। और दूसरा जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें नेगेटिव चार्ज भी क्या है, दोनों अपोजिट साइड है। तो बताओ जो कॉन्जुगेट बेस बना उसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली क्या होगी, ज्यादा। तो अगर हम Ka2 कंपेयर करें तो बताओ Ka2 फिमेरिक का ज्यादा है और मेलेक का क्या होता है, कम होता है। तो ऑल्दो ये ऑर्गेनिक का है, लेकिन कभी कभी इनऑर्गेनिक में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बाकी आप ऑर्गेनिक के अंदर इनसे डील करते ही हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एसिड्स की स्ट्रेंथ भी क्या होती है, चेंज होती है। अगर कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसके H के डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। वहीं अगर आप यहाँ देखो, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में देखें तो पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर रिलेटिवली क्या होता है, ज्यादा, ऑर्थो क्या होता है, कम। क्योंकि यहाँ जो H था वो किसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो चुका था। समझ पा रहे हैं? तो अगर इनमें कंपेयर करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर पैरानाइट्रोफिनॉल से रिलेटिवली क्या होगा, कम, कम। जबकि यहाँ हम कंपेयर करें तो यहाँ हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इनिशियल एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेट बेस बनने का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इंटर इंट्रा का, आप इसे ध्यान रखें, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर एक और छोटा सा टाइप देखते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए फिर देखो इंट्रामॉलिक्यूल के कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स मेरे को आपको बताने हैं, कुछ और चीजें, तो मैं सारे कंबाइन कर रहा हूँ। इंटर इंट्रा के डिफरेंस तो मैंने आपको सिखाई दिया दोनों में, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस वगैरह जिनको हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना, जितना चीज़ रिपीट होती है उतना वो आपको याद होती है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, फिर इनको मैं आगे आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक में बताऊंगा, तो वहाँ रिपीट होगी, उससे भी आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। एक तो आप देखिए कंपाउंड होता है आपके पास, पहले तो मैं आपसे HF की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ HF इन सॉलिड स्टेट। तो अगर आप HF को देखोगे तो HF ना जिगजैग चेन्स बनाता है, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभी, तो जिगजैग चेन्स बनाता है इन सॉलिड स्टेट। देखिए कैसे, यहां पर आपके पास जैसे HF का मॉलिक्यूल है कि HF है, ठीक है। तो ये HF क्या होगा, यहां से शुरू होगा, ये एक और H है, ठीक है। तो मान लो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि एक H यहाँ जुड़ गया, फिर ये किससे जुड़ा होगा, एक फ्लोरीन से, ठीक। फिर यहाँ से क्या होगा, अगला जो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर HF का एक मॉलिक्यूल, फिर ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड HF का एक मॉलिक्यूल, फिर ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड और HF का एक मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जिगजैग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसमें अभी ध्यान रखना, F यहाँ पर कॉर्नर्स पर रहता है और H कहाँ पर रहता है, बीच में रहता है। मतलब इसको उल्टा नहीं बना सकते, H यहाँ, F यहाँ और H यहाँ, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, हाइड्रोजन दोनों से क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस बना के रखता है। हम सीखेंगे आगे चलकर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसके अंदर भी आप देखोगे उस चीज को। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, इसकी जो जिगजैग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसमें F यहाँ पर कहाँ पर होता है, कॉर्नर्स पर होता है, और H कहाँ पर होता है, आपका बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखें, आपसे मैं बात करूँ अगर NHCO3 की, NHCO3 क्या होता है, दिस हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, जो HCO3 माइनस आयन है, C डबल बॉन्ड O, इधर है O माइनस, इधर है आपके पास OH, ठीक है। तो अब जो अगला कार्बोनेट आयन है वो इसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है लाइक दिस, और इस तरह से क्या करता है, ये भी एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसमें बाइकार्बोनेट जो आयन है, HCO3 माइनस आयन जो है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। ये हुआ NHCO3। वहीं अगर आप KHCO3 की बात करो तो KHCO3 में, अब नाम दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, एल्कली मेटल्स हैं, सोडियम भी और पोटेशियम भी, लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या होता है,
ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमेरिक फॉर्म कैसे? जैसे ये आपके पास है C डबल बॉन्ड O, O माइनस OH, देखो HCO3 माइनस बन गया। ऐसी दूसरी यूनिट होगी HOC डबल बॉन्ड O माइनस। तो आप देख सकते हो यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक, ऐसे आप देखो एक कंपाउंड आपको होता है बोरिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा, है ना, H3BO3, या फिर हम इसे क्या लिखते हैं, BOH होल थ्राइस। तो इसकी क्या होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, BOH OH OH। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर काम में आते हैं, और यहां पर क्या होता है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और वो भी किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। एक और छोटी सी देख लो, फिर एक साथ ही कॉपी कर लेना। एक और टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पास होती है वो होती है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो सेकेंड टाइप होती है वो कौन सी होती है, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो तो नाम से दिख रहा है, बताओ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में क्या होगा भाई, होता क्या है, जब भी बॉन्डिंग होती है पास एक डोनर एटम होता है, बीच में हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है, एक्सेप्टर एटम होता है। ठीक है, मतलब एक एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऐसा बोल लो, एक्सेप्टर की जगह, जिसको हम बॉन्डिंग एटम बोल रहे थे। तो डोनर एटम के पास लोन पेयर होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो अगर ये डिस्टेंस को मैं बोल दूं x1 और इसको बोल दूं x2, और अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 है, तो ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हैव बॉन्ड एनर्जी क्लोज टू अ कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड की तो क्या होती है 42 किलो जूल पर मोल तक होती है, पर इनकी क्या होती है ना, वैल्यू 100 के भी ऊपर निकल जाती है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के आसपास से उसके मतलब इसको ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के क्या बनते हैं, आपके पास सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्ट बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड लाई कर रहा होता है। तो ये दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। बताओ अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, तो जो डिस्टेंस है x1 और x2 वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्टेंस क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड रिलेटिवली ज्यादा होगी, क्योंकि रिलेटिवली क्या होता है आपका वीक बॉन्ड होता है। तो अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x1 के लिए x2 से ज्यादा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप जितने भी बॉन्ड देखते आ रहे हो ये सभी आपके कौन से थे, अनसिमेट्रिकल थे। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ स्पेशल कंपाउंड्स में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप KF की रिएक्शन HF से करवाते हो, मोल्टन KF की, तो आप पास एक कंपाउंड बनता है KHF2-। एक्चुअली एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कैटायन होता है K+ और एनायन कौन होता है, HF2-। इस HF2- में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये F-HF। और यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपको HF2- दिख गया तो लॉटरी है, आपको डायरेक्ट टिक करके आना है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप आंसर भी नहीं दे पाओगे। HF2- है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, और पूछ लिया तो आपको डायरेक्टली बस आंसर देना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड के स्पेशल केसेस होते हैं, और उस स्पेशल केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ये क्यों बनता है, क्योंकि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपका, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए कॉपी करें। अनसिमेट्रिकल के जो जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे, चाहो तो आप लिख लो, जैसे H2O, एक सेकेंड, और NH3 में अगर मैं देखूं इनके बीच में भी क्या, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये आपका कौन सा होगा, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाँ जी बोलो। सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? किसके, इस पे, ये तो याद रखने के लिए।
जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, क्वेश्चन के अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं इसको। तो ये आप एस ब्लॉक में भी पढ़ोगे, वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। तो अभी ये तो याद हो जाएगा, चिंता मत करो इसकी। जैसे ये है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HF इन सॉलिड स्टेट, बोल देगा H प्लस और F माइनस, नीचे लिख देगा कि लीनियर चेन, जिगजैग चेन, 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कैसी होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखें। चलिए कॉपी करें इसको भी। चलिए फिर देखें एक और कंपाउंड जिसको हम क्लोरल हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे आपने ऑर्गेनिक के अंदर सीखी होगी, यह है क्लोरीन, 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 यह है कार्बन, OH और OH, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO डॉट 2H2O, बट ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक में कि एक जो आपका कार्बन होता है उस पे एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप एग्जिस्ट। 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ये क्या कन्वर्ट होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये CHO के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन एक्चुअली क्लोरल हाइड्रेट के अंदर क्या होता है, ये जो 2 OH हैं ये चले जाते हैं, देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन डायरेक्ट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी वजह से ये क्या हो जाता है आपका स्टेबल, और एक कार्बन के ऊपर भी क्या होते हैं आपके 2 OH ग्रुप एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन को सिखाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और चांसेस कम है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग चैप्टर्स से जो हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको ये देखना आना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर है और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा है, ठीक है। और उनके एप्लीकेशन आपको सिखा दिए हैं। इंटर की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती है। इंट्रा की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। कभी आपसे बोल दे कि भाई एक कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल वो होता है जिसकी वेपर्स आसानी से बन जाती है। वेपर्स उसकी आसानी बनेगी जिसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम, ठीक, यानी जिनके बीच में, हाँ अगर वेंडरवॉल है तो उससे ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है तो जिसमें इंट्रा होगी उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम, जिसमें इंटर होगी उसमें क्या होगा, ज़्यादा। जैसे मैं आपसे पूछूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वॉलेटाइल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। आप सिंपल याद रख लो, वॉलेटाइल का मतलब जिसकी ज़्यादा वेपर बनेगी, वेपर उसकी ज़्यादा बनेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ऑर्थो के अंदर इंट्रा होती है इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, कम। पैरा में क्या होती है, इंटर होती है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, ज़्यादा, तो उसका वॉलेटाइल नेचर क्या होगा, कम होगा। समझ सकते हैं? चलिए, तो ये थी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये थी आपकी केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें एक आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट बचता है, बट वो एक्चुअली पूरा आपके एस ब्लॉक में काम में आएगा, तो हम वहीं पे उसको कवर अप करेंगे। चैप्टर को यहाँ पर एक्सटेंड नहीं करते और यहीं पे इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप कॉपी कर लें, ये अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।